हेलो दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फिर हमने देखा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है। आफ्टर दैट हमने पाया कि हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। फिर हमने पाया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। तो आफ्टर प्योर सब्सटेंस अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन भी गेट में आ चुके हैं, ईएस में तो भरमार रहती है इनकी। तो बेसिकली इस टॉपिक में हमें क्या देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई कि होती क्या है चीजें। यार हमने क्या किया, एक सेट बनाया। इस सेट में हमने क्या क्या डाला, हमने डाला स्मेल, हमने डाला टेस्ट, हमने डाला कलर, राइट। हमने डाला फिर वॉल्यूम हो सकता है इसमें, मास हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है। तो ये सभी चीज़ों का ऐसा हमने एक सेट बना लिया। दिस इज़ द सेट ऑफ द ऑल द व्हाट एग्जैक्टली ऐसे कि ये एक सेट है हमारे पास। और इस सेट में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो दिख रही हैं, स्मेल, टेस्ट, कलर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी। दिस ऑल आर द सेट ऑफ द सम क्वांटिटीज़, ऐसा कुछ भी हम बोल सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, एग्जैक्टली क्वांटिटी बोलना भी सही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमारे पास सेट है। इनको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली स्मेल, टेस्ट, कलर, ये सब चीज़ें क्या में आ जाती हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बोल रहे हैं इनको? यार हम ये बोल सकते हैं कि खुशबू अच्छी है, बुरी है, वॉल्यूम ज़्यादा है, कम है, ये सब चीज़ें क्या में आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गई। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं? द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ प्रॉपर्टी। कोई भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं स्मेल को हम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। हम ये बोल सकते हैं अच्छी है, बुरी है ना। टेस्ट को भी हम यही बोल सकते हैं अच्छा है, बुरा है। कलर बोल सकते हैं भाई ये कलर है। वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। तो हमारे लिए वॉल्यूम क्या हो गई? प्रॉपर्टी। हमारे लिए टेम्परेचर क्या हो गया? प्रॉपर्टी। हमारे लिए प्रेशर क्या हो गया? प्रॉपर्टी। हमारे लिए डेंसिटी क्या हो गई? प्रॉपर्टी। तो जितनी भी चीज़ें हैं, मास क्या हो गया? प्रॉपर्टी। तो जितनी भी चीज़ें जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज प्रॉपर्टी। तो ये सभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। तो एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमने क्या लिए हैं बेटा? ये हमने क्या लिए हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज और इज अ प्रॉपर्टी। कोई भी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी होगा वो हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी कहलाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो नाउ वी नो दैट कि एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज व्हाट? प्रॉपर्टीज। तो कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं, कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। वो क्या एग्जाम्पल्स होंगे? जस्ट अ मिनट, पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं यानी आपको इजी रहे। नहीं आ पा रहा है?
Now, so there are some examples, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, ये सभी हमारे क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं. किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा? ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर्टीज के. तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, ये सभी चीजें क्या है हमारे लिए? प्रॉपर्टीज हैं. ये सभी क्या है हमारे लिए? प्रॉपर्टीज हैं. एक्सेट्रास बहुत सारी हैं, अभी हम देखेंगे कि कितने टाइप की होती हैं, क्या होती हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज. तो बेसिकली अब आपको क्या याद रखना है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. नंबर 1, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको देख लेते हैं कि बेसिकली ये क्या होगा. जस्ट अ मिनट. So there are two types of properties. The first one is the intensive. Intensive नाम से पता चल रहा है in. आपको सिर्फ एक वर्ड को लेना है, that is what? In. In मतलब क्या? Independent. In means what? Independent. In means what? Independent. Independent of mass or size, that is the volume. तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट है मास से और साइज या वॉल्यूम से, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. द सेकेंड वन इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब एक्सटेंसिव मतलब क्या होगा कि जो मास और साइज पर डिपेंड करेगी. तो डिपेंड्स ऑन मास ऑब्लिक साइज. देखो, अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग हर समय ये बात पढ़ते हैं कि एनर्जी है क्या. एनर्जी क्या है भाई? किसी भी चीज में मास है तो एनर्जी है. किसी भी चीज में मास है तो क्या है? एनर्जी है. किसी भी चीज में मास है तो क्या है? एनर्जी है. और किसी भी चीज में मास है तो एनर्जी है. इससे ये बात भी समझ में आ रही है कि वो एनर्जी हमेशा मास डिपेंडेंट होती है. एनर्जी हमेशा क्या होती है? मास डिपेंडेंट होती है. तो बॉस आप इस वर्ड को चूज कर लो. किसको ले लोगे आप? इसको, इस ई को. ई फॉर एक्सटेंसिव, ई फॉर एक्सटेंसिव एंड ई फॉर एनर्जी. E फॉर एक्सटेंसिव, E फॉर एनर्जी. मतलब ये कि जो भी प्रॉपर्टीज हमारी एक्सटेंसिव हैं, और एक और बात बता रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स में जिनकी भी स्पेलिंग ई से चालू हो रही है ना, और वो एनर्जी ये भी है, और अगर उनकी स्पेलिंग भी ई से चालू हो रही है तो आप बोल दो वो एक्सटेंसिव है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एंट्रोपी, एंथैल्पी, तो ये दोनों की स्पेलिंग कैसे चालू है? ई से. तो दोनों ही क्या है? एक्सटेंसिव. इंटरनल एनर्जी, तो भैया एनर्जी है. इंटरनल एनर्जी तो कौन है? एनर्जी है. एनर्जी है तो एक्सटेंसिव. तो इस तरीके से आप याद रखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा. तो आप एक नोट डाल लीजिए. आप एक नोट डाल लीजिए. ये नोट ये है कि जो भी प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंडेंट होती हैं किस पर? मास पर. जो भी प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंडेंट होती हैं किस पर? मास पर. तो उसके लिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि E फॉर एनर्जी फॉर एक्सटेंसिव. तो E फॉर एनर्जी फॉर एक्सटेंसिव मतलब एनर्जी है तो एक्सटेंसिव है, और E से एनर्जी, E से एक्सटेंसिव. इसी तरीके से मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है. अगर मैं बात करूं यहां पर तो आई एन इन फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज, यही मैंने आपको लिखवाया है.
तो आपको ऐसे याद रखना है कि इन फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज फॉर इंटेंसिव, फॉर इंटेंसिव। तो इंटेंसिव के लिए आपको कैसे याद रखना है, तो आप ये नोट डाल सकते हैं। इस नोट से आप इस बात को याद रख सकते हैं कि कैसे हमने इस चीज को देखा। आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब अगर हम लोग देखें कि ये चीज हमारे पास हो गई है, इसको मैं फिर से क्या कर रहा हूं, एक्चुअली हमारी थोड़ी सी सेटिंग में प्रॉब्लम है अभी, तो हम उसी को अभी कुछ ही दिनों में रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसी कारण से कुछ चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं, मिसमैच टाइप की हो रही हैं, तो मैं उनको एडजस्ट कर दे रहा हूँ, यानी आपको दिक्कत ना जाए, है ना। चलिए अभी ये देखिए एक टेबल है हमारे सामने। हमने क्या किया, एक रूम लिया, उस रूम में हमने लेट अज्यूम कि उसमें मास कितना है। आप जिस रूम में उसी रूम की बात कर लेते हैं कि उसमें मास कितना है। तो उसमें मास है, एक काम करता हूँ मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि आपको ये फ्लिकरिंग हो रही होगी शायद थोड़ी सी। तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स लिया या एक रूम लिया, इस रूम में मास है कितना m, वॉल्यूम है कितना v, टेम्परेचर है कितना T और प्रेशर है कितना P। आप जिस रूम में बैठे हैं, हम जिस रूम में, इसी रूम की हम बात कर लेते हैं। और इस रूम में हमारे पास कुछ इस तरीके से उस रूम का मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर और प्रेशर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस रूम को इक्वल टू पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैंने इस रूम को इक्वल टू पार्ट्स में क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया। तो मैंने इसको लेकर इक्वल टू पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। नाउ कैसे किया, ये मैंने लेकर इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। जैसे ही मैंने इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो अब क्या होगा, अब क्या होगा मित्र, अब होगा ये कि मास हो जाएगा आधा आधा, m/2 m/2, वॉल्यूम भी हो जाएगा आधा आधा, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर जो पहले थे वही रहेंगे, आधा आधा करने के बाद भी, हाफ हाफ करने के बाद भी। तो दैट शोज कि यार जो मास और वॉल्यूम है ये हमारे लिए कौन है, ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है मतलब एक्सटेंसिव है, डिपेंडेंट है मतलब एक्सटेंसिव है। और ये जो हैं ये इंडिपेंडेंट है किससे, साइज से, क्योंकि हमने हाफ कर दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ सॉरी सीधे मैं बोल देता हूँ कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, राइट। दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव हैं या इंटेंसिव हैं। अब कुछ हम लोग ऐसे चीज़ें देखने जा रहे हैं जिससे ये बात पता चल जाए कि यार डायरेक्ट हम बोल सके कि ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, राइट। लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ डेंसिटी, है ना। पहले ये डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज। एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एक्सेट्रास। ये सभी हमारी इंडिपेंडेंट होती हैं साइज से या मास से। यू नो दैट यार कि अगर मैंने एक कोई भी वॉल ली है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, तो उसका मैं आधा ले लूँ तो भी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, K ही रहेगी ना भाई। मतलब जो उस वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी है उसमें कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल आपने चेंज नहीं करा तो कैसे होगा, है ना। ऐसे ही डेंसिटी है, ऐसे ही विस्कोसिटी है और ऐसे ही टेम्परेचर एंड प्रेशर है, राइट। तो जो इंडिपेंडेंट होंगी किससे, मास और साइज से, वो हमारी क्या कहलाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होंगी मास और साइज पर वो कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मास, वॉल्यूम and all form of energies etc are the extensive properties. Enthalpy, entropy is also what, extensive properties, वो भी extensive properties हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं। आप तो बस इससे याद रखिए E for extensive, E for energy, E for entropy, E for enthalpy। तो जिनकी भी स्पेलिंग E से चालू हो रही है समझ जाओ कि वो ससुरे कौन है, कौन है,
अरे कौन है वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, यस, ये बहुत अच्छी चीज है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये आपको याद रखना है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। कैसे? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी इज व्हाट? इट्स अ मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, एंड वी नो दैट मैन कि मास क्या होता है, मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा एक क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सभी को क्लियर है बाबा? अरे बाबा क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को हम समझते हैं कि एक और चीज जो हम समझने जा रहे हैं वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। तो भाई स्पेसिफिक जो हमारी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, कॉमा स्पेसिफिक एंथैल्पी, कॉमा स्पेसिफिक एंट्रोपी, एंथैल्पी, और साथ ही साथ एंथैल्पी और एंथैल्पी ही लिख दिया है, यहाँ पर एंट्रोपी होना चाहिए। एक यहाँ पर क्या जाएगा, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। तो स्पेसिफिक एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, और जितनी भी स्पेसिफिक टर्म्स हमें दिख रहे हैं वो सभी के सभी हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा रोल है भाई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा रोल है। क्यों हम लोग इंटेंसिव की तरफ भागते हैं? क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को मास इंडिपेंडेंट बना देंगे, साइज इंडिपेंडेंट बना देंगे, तो उसकी जो स्टडी है वो हम आसान कर लेते हैं। उसकी स्टडी क्या कर लेते हैं, हम आसान कर लेते हैं, क्योंकि मास इंडिपेंडेंट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, फायदा रहेगा ना। हम बता सकते हैं कि भाई ये हो रहा है ना। अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, फिर पूरा क्लियर होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मास इंडिपेंडेंट हम क्यों बना रहे हैं, है ना। तो इधर देखो, अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास, दैट इज नोन एज व्हाट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज व्हाट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगला क्या है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब यू। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, जो भी हमारे स्पेसिफिक टर्म्स होंगे उनको हमें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। कैसे? स्मॉल लेटर्स, यहाँ वी आ जाएगा, यहाँ स्मॉल लेटर यू आ जाएगा स्पेसिफिक के लिए, ये एच आ जाएगा और ये एस आ जाएगा स्मॉल, राइट। तो याद रखना स्पेसिफिक टर्म्स जितने भी होंगे उनको हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर से हमने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वी अपॉन एम, तो हमारा बन जाएगा स्मॉल वी, दैट इज मास, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी पर यूनिट मास। अच्छा सुनो, एक और बात सुनो यार, अगर हम बोलें कि ये ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, वॉल्यूम कौन है, तो वॉल्यूम कौन है, वॉल्यूम कौन है, जल्दी बताओ, वॉल्यूम कौन है, वॉल्यूम है एक्सटेंसिव, मास कौन है, एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव का रेशो इंटेंसिव। इसीलिए स्पेसिफिक टर्म्स जितने भी हैं वो सभी के सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। आप इधर देखो, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी मतलब ई, मास मतलब ई, ई अपॉन ई आई, ये भी कौन हो गया, इंटेंसिव। यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, एच अपॉन एम मतलब इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, दैट इज अगेन व्हाट, सॉरी हाँ, इंटेंसिव अपॉन, सॉरी एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, सॉरी हाँ, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या बन गई हमारी, इंटेंसिव। अगेन वही, एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या बन गई हमारी, इंटेंसिव। तो जितने भी स्पेसिफिक टर्म्स हैं ये सभी के सभी हमारे कौन होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सभी की सभी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ मास कौन है, जितने भी स्पेसिफिक टर्म्स हैं।
ये अभी हम लोग जब इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं ना, तब ये बहुत अच्छे समझ में आएगा कि इंटेंसिव बनाने का रीज़न क्या है। वही मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसको बहुत डिटेल में कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, वहाँ बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट में भी, जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे तब भी आपको इसको लेकर थोड़ी सी बात करेंगे। तो आई होप यहाँ तक सभी को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया है। नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। तो हमारे पास ये बातें बस हैं कि जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटेंसिव होती हैं। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या याद रख सकते हैं, हम डेंसिटी को याद रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं, डेंसिटी को। डेंसिटी कौन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और मास और वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बॉस मास कौन है, मास कौन है, मास कौन है, मास है हमारा क्या, एक्सटेंसिव, और वॉल्यूम भी कौन है, एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव का रेशियो एक इंटेंसिव। तो ये बातें ध्यान रखनी है। क्या क्या मैंने अभी तक बताया है, इन फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इन फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इन फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज। ई फॉर एक्सटेंसिव, ई फॉर एक्सटेंसिव, ई फॉर एक्सटेंसिव, ई फॉर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब कौन कौन, जितनी एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एक्सटेंसिव, ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एक्सटेंसिव। मैन हो गया, समझ में आया। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या होता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। थोड़ा ज्यादा स्पीड में बोल दिया मैंने। चलिए, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैंने थोड़ा तेज बोला, क्योंकि लास्ट में तेज तो जाना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन हमें जल्दी करना रहता है। तो इतना आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। राइट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट to properties, some important points with respect to properties। properties के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या देख रहे हैं, पॉइंट्स देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। स्टॉप कर दो थोड़ा। तो अब हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत काम की चीज है, एकदम बिल्कुल दिमाग में आ जानी चाहिए कि क्या हो रही है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मतलब पहला पॉइंट क्या है प्रॉपर्टीज का, तो पहला पॉइंट है प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं या स्टेट फंक्शन होती हैं। पॉइंट फंक्शन होती हैं या स्टेट फंक्शन होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं या स्टेट फंक्शन होती हैं। पॉइंट फंक्शन मतलब क्या, पॉइंट फंक्शन मतलब क्या, मतलब ये कि थोड़ा रुको ना, अभी अपन लोग क्या देखेंगे, प्रोसेस के बारे में देखेंगे, स्टेट के बारे में देखेंगे। उस समय मैं इस बात को लेकर समझाता हूं, इस पॉइंट को लेकर थोड़ा बस 5 मिनट का ब्रेक है, मतलब वेट है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। ये भी वही समझाता हूं, इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। प्रॉपर्टीज का उसकी पुरानी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है, उसकी पास्ट हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, कैसे वो आई, कहां से आई, क्यों आई, नहीं, क्यों, उसको सिर्फ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इट इज अ पॉइंट फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है, राइट। वो इंडिपेंडेंट होती है अपनी पास्ट हिस्ट्री से, उसका कोई लेना देना नहीं है, कहां से क्या जुर्म करके आई है, क्या करके आई है, हमको कुछ नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि भाई हाँ होती है, खत्म, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, तो आपने और हमने सभी ने इक्वेशंस देखी हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। लेट अज्यूम dz इज इक्वल्स टू dz is equals to m dx plus n dy, and I say that कि this is
एग्जैक्ट डिफरेंशियल, या हम बोले यहाँ पर कि z हमारा क्या है, एक क्या है, ये जो इक्वेशन है इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए कि डेल एम बाय डेल वाई व्हेन x इज कांस्टेंट, डेल एन बाय डेल x व्हेन y इज कांस्टेंट। अगर ये हमारे पास आ रहा है, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि डेल एम बाय डेल वाई when x is constant is equals to del n by del x when y is constant, अगर ऐसा है तो then the given equation is the exact differential। वो हमारे पास क्या होगी, एक exact differential होगी या exact differential होगा। तो same with the properties, properties are the exact differential, मतलब properties जो हैं वो अगर इस relation को fulfill कर रही हैं तो वो exact differential होंगी, और अगर वो exact differential है तो वो point function भी हैं। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, अगर कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो वो डेफिनेटली कौन होगा, वो होगा पॉइंट फंक्शन। अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो वो पॉइंट फंक्शन है। मैन समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स को लेकर मैं और डिटेल में भी बात करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। राइट, इस पॉइंट को लेकर सभी लोग क्लियर होंगे, और इसी से रिलेशन है किसका, पॉइंट फंक्शन का भी। स्टेट फंक्शन या स्टेट क्या कहलाती है अभी मैं बता रहा हूं। चलिए, अब हम देख रहे हैं आईईएस मैकेनिकल 2009 का एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या क्या दिया भैया, टेम्परेचर। ये तो दिमाग में ही जाना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी है। पहले तो ये सोच लो कि यार ये हमारी कौन है, इंडिपेंडेंट है। ये भी कौन है, इंडिपेंडेंट है। मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये है इंडिपेंडेंट, ये भी है इंडिपेंडेंट। स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो इंडिपेंडेंट, थर्मल कंडक्टिविटी आ गया तो इंडिपेंडेंट। ओ माय गॉड, ये तो सभी की सभी कौन है, इंडिपेंडेंट है। तो विच ऑफ द above properties of the system is oblique are intensive? ऑल, टेम्परेचर भी है, विस्कोसिटी भी है, स्पेसिफिक एंट्रोपी भी है और थर्मल कंडक्टिविटी भी है। तो डी 1 2 3 4। क्या प्रॉब्लम, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई सभी को? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, अभी ये आईएएस 2010 का क्वेश्चन है, आईएएस मैकेनिकल 2010 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये कि कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग। क्या क्या है, फिर से देखो, ये भी आई, ये भी आई, ये ई और ये ई, तो 2 ई और 2 आई। भाई टेम्परेचर कौन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी कौन है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी ई फॉर एक्सटेंसिव। एंट्रोपी, ई फॉर एंट्रोपी, ई फॉर एक्सटेंसिव। ऐसे याद रखो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग और द विच ऑफ दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ई वाली कौन कौन, 3 and 4। तो 3 and 4। So option D is the correct answer. Option D is the correct answer. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं, जिसको क्या बोलेंगे अपन, स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओहो, ये हिल गया, 2 मिनट भाई। हाँ देखो, स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है। अभी मैंने आपसे बोला था थोड़ी देर पहले कि मेरे को आपको बताना था कि यार जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्टेट फंक्शन होती हैं। अब प्रॉपर्टीज स्टेट फंक्शन है, मतलब क्या है समझना। जैसे सपोज लेट अस अज्यूम कि हमने एक प्रेशर वॉल्यूम क्या ले लिया, ग्राफ ले लिया ना। ये प्रेशर वर्टिकल एक्सिस पर और वॉल्यूम हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ठीक है। अब इसमें सपोज कोई सिस्टम है, उसकी पहली स्टेट क्या है। स्टेट मतलब क्या, कंडीशन ऑफ द सिस्टम। कंडीशन ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है कि यार जैसे हमने एक कंटेनर पे गैस ली, अब उस गैस का प्रेशर क्या है, उस समय प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है। अब हमने कोई प्रोसेस करी। प्रोसेस का मतलब क्या होगा, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब हमने लेट अस अज्यूम हमने उसको कंप्रेस किया या हमने एक्सपांड किया, किसी भी तरीके से। डिफरेंट प्रोसेस होती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, कांस्टेंट प्रेशर होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर होती है, फिर आपकी एडियाबैटिक होती है, पॉलीट्रॉपिक होती है। तो किसी भी प्रोसेस के थ्रू हमने उसको कंप्रेशन या एक्सपेंशन किया तो क्या होगा, उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा। प्रेशर और वॉल्यूम क्या करेगा,
चेंज करेगा। प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज होना या टेम्परेचर का चेंज होना मतलब अल्टीमेटली उसकी स्टेट में चेंज होना है, मतलब उसकी कंडीशन में चेंज होना है। हमने कोई भी चीज़ ले ली, प्रेशर कोई भी चीज़ ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया और हमने इसको क्या किया, एक्सपांड कर दिया। भाई गैस एक्सपांड हो गई, गैस एक्सपांड हो गई तो पहले प्रेशर क्या था P1 और वॉल्यूम क्या था V1। आफ्टर एक्सपांशन उसकी प्रेशर क्या हो गया P2 और प्रोसेस वॉल्यूम क्या हो गया V2। तो P1 से V1 और P2 से V2 जो हम गए हैं, ये हमारे लिए क्या होगा, एक चेंज इन प्रेशर। P1 से V1 गए और P2 से V2 हो गया। अब प्रेशर क्या हो गया P1 से P2 और वॉल्यूम हो गया V1 से V2। तो हमारा चेंज इन स्टेट हुआ है। चेंज इन क्या हुआ है, स्टेट हुआ है। पहले स्टेट क्या थी P1 V1, अब स्टेट क्या हो गई P2 V2। तो अगर मैं बोलूं कि पहले मेरे प्रेशर क्या था P1, उसी समय उसका वॉल्यूम क्या था V1, तो ये क्या बता रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसकी स्टेट बता रहा है। और प्रॉपर्टीज जो है वो स्टेट फंक्शन होती है। मतलब जैसे P1 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं तो 1 पॉइंट पर प्रॉपर्टीज क्या होंगी P1 और V1, और अगर मैं 2 पर आ गया तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब P2 और V2 क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज हैं। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ द सिस्टम में चेंज होना, मतलब कंडीशन ऑफ द सिस्टम। और कंडीशन ऑफ द सिस्टम में चेंज जो हो रहा है, मतलब स्टेट में जो चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जो है ना मित्र, ये जो प्रोसेस है, कहाँ गई भाई, क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे हो तुम, हाँ ये अब हुए ना, हाँ। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो कौन है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आप 1 से 2 कितने रास्तों से जा सकते हैं। तो एक तो ऐसा कुछ जा सकते हो, मतलब ऐसे तो नंबर ऑफ आपके पास पाथ होंगे, लेकिन आप एक रास्ता ये भी फॉलो कर सकते हो, आप एक रास्ता ये भी फॉलो कर सकते हो। तो आप ऐसे डिफरेंट पाथ से गए, आप ए से भी जा सकते हो, आप बी से भी जा सकते हो, और आप सी से भी जा सकते हो। देखो अपन ने क्या, पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन है मतलब क्या, कि जो चेंज इन प्रॉपर्टी होगी ना, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। पाथ मतलब कौन, प्रोसेस, वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे कि मैं बोलूं कि यार प्रेशर में चेंज हुआ, कितना हुआ P2 माइनस P1, प्रेशर में चेंज हुआ कितना P2 माइनस P1। अब इस P2 माइनस P1 के लिए मैं 1 से 2 पे गया A से, मैं 1 से 2 पर गया B से। आप समझना मैं कैसे लिख रहा हूं, हाँ, किसी भी प्रोसेस को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 1A 2 का मतलब क्या है, जो एंड पॉइंट्स हैं वो 1 और 2 हैं, और हम कहां से गए हैं, किस पाथ से गए हैं, तो पाथ मैंने बीच में लिखा है। तो मैं 1 से 2 पे जा रहा हूं वाया द पाथ A। तो अगर मैं 1A2 की बात करूं प्रेशर में, या मैं 1B2 की बात करूं, या मैं 1C2 की बात करूं, याद रखना इन तीनों के लिए प्रेशर में चेंज सेम है। मतलब क्या हुआ कि ABC से ये चेंज इन प्रेशर इंडिपेंडेंट है। और अगर ये चेंज इन प्रेशर पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं, एंड पॉइंट्स पर। और एंड पॉइंट्स का मीनिंग क्या है, स्टेट। इसीलिए हमने बोला कि प्रॉपर्टी जो है वो पॉइंट फंक्शन है। अच्छा, दूसरी बात, आप 1 से 2 पर कहां से कैसे पहुंचे, इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। भाई आप 2 पर आ गए ना, अब ये कोई बात नहीं है, आपको पता है भाई प्रेशर कितना है, P2 है, कैसे हुआ, कहां से हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी को इससे कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉपर्टीज जो है वो इंडिपेंडेंट होती हैं अपनी पास्ट हिस्ट्री से, उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, वो पाथ से भी इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब चेंज इन प्रॉपर्टी। तो चेंज इन प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स। ये बात माइंड में फिक्स कर लो। ये बहुत काम की चीज बता रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा काम की चीज बता रहा हूं। ये आपको जब आप एंट्रोपी का एनालिसिस करोगे ना, एंट्रोपी वाला, उस समय ये बड़ा काम में आएगा। क्योंकि उस समय क्या होता है, उस समय हमको जो है, आपको याद होगा एक टर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंट्रोपी जनरेशन। जिन्होंने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा अपन पढ़ेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सोचे ना उसके बारे में। तो एंट्रोपी जनरेशन जो है वो पाथ फंक्शन होता है, और एंट्रोपी जो है वो पॉइंट फंक्शन है। क्यों पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि एंट्रोपी कौन है, प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, पॉइंट फंक्शन। मतलब वो एंड पॉइंट्स पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। वो इंडिपेंडेंट होगी किससे, पाथ से। तो पाथ पर वो डिपेंड नहीं कर रही है भाई,
पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही। तो इसीलिए अपन लोग क्या बात बोल रहे हैं बेटा, हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि कंडीशन ऑफ द सिस्टम क्या कहलाती है, स्टेट, और चेंज इन स्टेट ही कहलाती है क्या, प्रोसेस। तो प्लीज ये बातें ध्यान रखिए कि चेंज इन स्टेट क्या है, चेंज इन स्टेट क्या है, तो चेंज इन स्टेट है बेसिकली प्रोसेस। तो ऐसे सिमिलर फॉर द वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए भी ऐसे ही होगा, वॉल्यूम के लिए भी हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना भाई, सिंपल बात है। अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम कर रहा हूं 1A2 के लिए, चेंज इन वॉल्यूम कर रहा हूं 1B2 के लिए, चेंज इन वॉल्यूम कर रहा हूं 1C2 के लिए, बॉस सबके लिए कैसा होगा, सबके लिए कैसा होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि इसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है, इसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कौन है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट, यार रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। बड़ा कंफ्यूजन है जिंदगी में कि ससुरी ये रिवर्सिबल क्या है। ये रिवर्सिबल वही है जो हम लोग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी को लेकर चलते हैं, रिजिड बॉडी को जो लेकर चलते हैं, ये वही है रिवर्सिबल। मैं ऐसी चीज को क्या नाम देता हूं, गांधी जी। ये रिवर्सिबल मतलब कौन है, ये रिवर्सिबल मतलब कौन है, ये है गांधी जी, आइडियल। सच्चाई कौन है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। कहां सर फिर क्यों पढ़ते हैं रिवर्सिबल, जब सच्चाई नहीं है तो क्यों पढ़ते हैं भाई, जब सच्चाई नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सच्चाई नहीं होने के बावजूद भी हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना, सच्चाई नहीं है फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। हाँ है, रिवर्सिबल मतलब ये समझ लो कि जो हमको बिना लॉसेस के जो चीज दे रही है वो है रिवर्सिबल। और एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, हमको एक्चुअल मिल जाता है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस आइडियल में से एक्चुअल को माइनस कर देते हैं, जो हमारे पास डिफरेंस बचता है वही डिफरेंस तो कौन है, इरिवर्सिबिलिटी। तो अल्टीमेटली हमें जाना यही है, लेकिन थोड़ा रुक कर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम को लेकर चलते हैं, मैक्सिमम आउटकम मिल जाए, मैक्सिमम सब कुछ हो जाए। क्यों, क्योंकि जितना अधिकतम मिल जाएगा उतना अच्छा है। ये हमारे लिए टारगेट हो गया कि यार मैक्सिमम को हमें अचीव करना है, पर हम अचीव नहीं कर पाते, हम अचीव नहीं कर पाते, पर हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही हमारा जो प्रोसेस है, यही डेवलपमेंट कहलाता है, यही ग्रोथ कहलाता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। तो ऐसे ही हमें अलग अलग टॉपिक्स पर ग्रोथ भी करनी है। चलिए देखते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। अ प्रोसेस इज said to be a reversible process if when reverse follow the same path without leaving any effect on system and surrounding। यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, effect on system and surrounding, without leaving any effect on system and surrounding। तो यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग पर। सर समझ में नहीं आया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया होगा, हमने तो पढ़ दिया है कि नहीं, अब समझा रहे हैं। कोशिश करना, है ना, कोशिश करना कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। देखना हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने एक सिस्टम लिया। ये कौन है, ये कौन है, ये है सिस्टम। और ये कौन है, ये है सराउंडिंग। तो हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया और एक सराउंडिंग लिया। हमने माना कि ये सिस्टम प्रोसेस 1 से 2 पर जा रहा है। चलो यहां बना भी देते हैं ग्राफ लेकर। ये 1 है और ये 2 है। तो 1 से 2 जा रहा है, मतलब कोई प्रोसेस इसमें हो रही है। अब जब ये 1 से 2 जा रहा है तो सपोज इस सिस्टम ने कुछ हीट रिलीज करी, इस सिस्टम ने कुछ हीट रिलीज करी, ठीक।
हीट रिलीज करी है, हीट रिलीज करी है सिस्टम ने, तो हीट रिलीज करी है सिस्टम ने, लेट अज्यूम कि ये 30 किलो जूल की हीट उसने रिलीज करी। तो हीट क्या हुई है, रिजेक्शन। रिजेक्शन को हम लोग कैसा लेते हैं, -30 किलो जूल। ये भी समझेंगे साइन कन्वेंशन। अभी आप मान लो कि लीव किया है तो माइनस है, और किसको मिला है, ये सिस्टम के लिए है, और सिस्टम ने अगर रिलीज किया तो किसको मिला है, सराउंडिंग को मिला है। कितना मिला है, 30 किलो जूल। तो मिला किसको बॉस, सराउंडिंग को। किसको मिला, सराउंडिंग को। सराउंडिंग को कितना मिला, +30 किलो जूल, +30 किलो जूल। ओके ओके, यह भी एक प्रोसेस हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके पाथ को रिवर्स करने वाले हैं। मतलब अब ये वापस इसी पाथ से रिवर्स हो गई। ये प्रोसेस 1 से 2 गए तो पहला हो गया। अब हमने 2 से 1 पे चले गए। जब हम 2 से 1 पे जा रहे हैं ना, तो अब होना क्या चाहिए, सिर्फ पाथ रिवर्स करने से ही रिवर्सिबल नहीं हो गई। सिर्फ पाथ रिवर्स करने से ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हुई। अब जैसे ही हमने इसका पाथ रिवर्स किया तो होना क्या चाहिए, इधर से वापस इसको 30 किलो जूल मिल जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है, वापस इसको कितना मिल जाना चाहिए, 30 किलो जूल, 30 किलो जूल। तो अब मैं बोलूंगा कि अगर ऐसा हुआ तो अब क्या होगा कि भाई 2-1 से वापस गया तो सिस्टम के लिए अब क्या हो गई, हीट सप्लाई हो गई, तो +30 किलो जूल। और अगर मैं 2-1 के लिए बात कर रहा हूं सराउंडिंग के लिए, तो अगेन आई से दैट इट्स अ -30 किलो जूल। तो बॉस इस बार सिस्टम ने लिया है इसलिए पॉजिटिव, सराउंडिंग ने दिया है इसलिए निगेटिव। इस पहली केस में क्या हुआ, सिस्टम ने दिया इसलिए निगेटिव, सराउंडिंग ने लिया इसलिए पॉजिटिव। तो जैसे ही आपने इसका रिवर्स पाथ किया तो उतनी हीट आपने इसको वापस दे दी। इसका मतलब ही है विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग पर बिना इफेक्ट छोड़े अगर हम उसके पाथ को रिवर्स कर दें तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ पाथ रिवर्स किया उतनी हीट वापस नहीं मिली तो दैट प्रोसेस इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस कब है, विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये पॉइंट अपने माइंड में बिल्कुल समझ लो ना, फीड कर लो भैया, बिल्कुल घुसा के रख लो कि ऐसा है तभी हमारा सिस्टम क्या है, तभी हमारा सिस्टम क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में है। मतलब इस समय जो प्रोसेस हो रही है उस सिस्टम में वो कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप सभी को रिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आई होगी। और इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा इसलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जल्दी से ले लो। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप सबका हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, a process which is not reversible, then it is the irreversible process. Then it is what, irreversible process. Irreversible process. तो ऐसी प्रोसेस हमारी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस हमारी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं बॉस, ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, चलिए देखिएगा आगे, अब क्या बात कर रहे हैं अपन लोग। मतलब क्या हुआ कि इससे पहले जो हमने किया था ना, इससे पहले जो हमने किया था, कहां गया भाई, कहां गया, अंडू, ये है। हाँ ये, तो
तो ये चीज जो हमने करी थी, इसमें अगर यहां पर 30 जूल नहीं आता वापस, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल ना होकर क्या हो जाती, इररिवर्सिबल। समझ में आ रहा है सभी को? अगर ऐसा होता तो ये प्रोसेस हमारी क्या हो जाती, इररिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है? इस बात का हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि प्रोसेस अगर रिवर्सिबल नहीं है तो वो फिर इररिवर्सिबल होगी, और ज्यादातर प्रोसेस इररिवर्सिबल ही है। रिवर्सिबल तो मतलब समझ रहे हो ना, हाइपोथेटिकल है, गांधी जी है ना? तो आई होप इतना समझ में आ गया सबको। चलो देखो आगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड, दैट इज व्हाट गांधी जी, ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट है भाई, सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस है। मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। ये मतलब बिल्कुल समझ रहे हो ना, इनसे ज्यादा कोई नहीं, इनसे बढ़कर कोई नहीं। एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग अदर एक्चुअल प्रोसेसेस। अदर एक्चुअल प्रोसेसेस को कंपेयर करने के लिए हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस को क्यों पढ़ते हैं, जो एक्चुअल अदर प्रोसेस है। मैंने बोला ना, एक्चुअल में क्या होगा, तुमको जितना चाहिए भाई, अपन ने बोला यार हमने एक गाड़ी बनाई थी थ्योरेटिकल, और वो गाड़ी 100 का एवरेज दे रही थी। अब आपने उसको गाड़ी को कहां पे चलाया, रोड पर, गाड़ी ने दिया 60 का एवरेज, तो 40 क्या हो गया, इरिवर्सिबिलिटी। तो आपके सामने ये आ गई एक्चुअल, ये थी हाइपोथेटिकल, या बोल सकते हो कि ये कौन सी थी, आइडियल। आपने एक्चुअल लिया, एक्चुअल और आइडियल में जो डिफरेंस है वही तो आपका क्या है, लॉस है। वही कहलाता है क्या, इररिवर्सिबिलिटी। वही लॉस क्या कहलाता है, इररिवर्सिबिलिटी। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस कौन सी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर हमने दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कंपेयरिंग, इसका यूज हम काय के लिए करते हैं, अदर जो एक्चुअल प्रोसेसेस हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी सिंपल टू एनालाइज। रिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी सिंपल टू एनालाइज। एनालाइज करने के लिए ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि हमने कहीं पर भी लॉस को कंसीडर ही नहीं किया। लॉस नहीं कंसीडर किया तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट और सबसे ज्यादा क्या मिलेगी हमको, सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट? तो दिस इज द व्हाट, वेरी सिंपल टू एनालाइज। वेरी सिंपल टू एनालाइज इसीलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि पहले हम सिंपल सिस्टम को पढ़ते हैं, फिर हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पढ़ते हैं, राइट? आई होप जो पॉइंट्स मैंने अभी बोले हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में वो समझ में आ रहा है। ज्यादातर मैंने रिवर्सिबल के बारे में बात करी है, अभी इरिवर्सिबल के बारे में बात नहीं करी है, वो अभी मैं करने वाला हूं, है ना? तो जल्दी से ये पॉइंट्स आप लोग नोट करना चाहें तो कर लीजिए भाई, जल्दी से आप लोग ये पॉइंट्स स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना? तो ये है पूरी कहानी जो अभी तक हमने जानी। एक और पॉइंट है फ्रिक्शन। देखो मैंने अभी बोला लॉस का दूसरा नाम कौन है, इसको तो आप लोग पहचानते होंगे, यही है वो बेकार आदमी जो सब कुछ बिगाड़ देता है। कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द वन ऑफ द रीजन विच मेक्स द प्रोसेस इरिवर्सिबल। फ्रिक्शन एक कारण है, फ्रिक्शन एक कारण है। हो सकता है ये इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी हो सकता है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी हो, पर फ्रिक्शन इज द वन ऑफ द रीजन जो कि प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाता है ना? फ्रिक्शन कुछ जगह जरूरी है लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है ना? हर जगह जरूरी नहीं है। चलिए, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, आई होप सबको समझ में आई होगी। मैं फिर से एक डायग्राम बना के समझा देता हूं कि हमने क्या किया। हमने 1 से 2 पर गए, 1 से 2 पर जाने पर हमने क्या किया, किसी सिस्टम ने क्या किया भाई, कुछ हीट रिलीज करी, कुछ हीट क्या करी, रिलीज करी। कितनी हीट रिलीज करी, तो Q12 रिलीज करी। ये 1-2 किसको गई, सराउंडिंग को गई। और वापस अगर मैंने रिवर्स पाथ किया तो वापस इसको कितनी मिल जानी चाहिए, Q21, जो कि इक्वल टू होनी चाहिए Q12 के। अगर ऐसा है तो हमारा सिस्टम काय में है, रिवर्सिबल प्रोसेस में है। वेरी गुड। नाउ द इरिवर्सिबल प्रोसेस इज व्हाट, लेट अस कंसीडर
कि हमने एक ऐसा कोई सिस्टम ले लिया, एक इंक्लाइंड प्लेन है एंड हियर देयर इज अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है और कुछ भी एक ब्लॉक है ये, और इस ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, ये मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ओके ये मैंने इधर पर लाकर एक ब्लॉक को रखा। अब इस ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूं भाई, कुछ यहां से यहां तक लेके जा रहा हूं, समझ रहे हो, इस ब्लॉक को क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक लेकर जा रहा हूं। जैसे ही मैं इसको यहां से यहां तक लेके गया, मतलब मैंने इसकी स्टेट में चेंज किया, ये पॉइंट, ये स्टेट है नंबर 1, और अब मैं इसको कहां ले गया हूं, नंबर 2 पर। तो अब मैं नंबर 2 पर इसको ले गया हूं, ये नंबर 2 इज व्हाट, द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस ब्लॉक। तो यहां से वहां ले जा रहा हूं, तो क्या होगा, अब ये जैसे ब्लॉक है, इसको मैं ले जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, यहाँ फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, कुछ हीट रिलीज होगी, कुछ हीट रिलीज होगी 1 से 2 पर जाने पर, और ये हीट किसको जाएगी, तो भाई इसके लिए अगर देखें अपन, तो ब्लॉक हमारे लिए सिस्टम है, ब्लॉक हमारे लिए क्या है, सिस्टम है, बाकी सब हमारे लिए क्या होगा, सराउंडिंग, बाकी सब हमारे लिए क्या होगा, सराउंडिंग। तो हीट किसको मिली, सिस्टम से गई सराउंडिंग को। बहुत बढ़िया, आई होप इतना समझ में आया होगा भाई। 1 से 2 पर ले गया तो क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन के कारण कुछ हीट निकली, वो हीट कहाँ गई, बहुत हद तक सराउंडिंग को गई, थोड़ी बहुत सिस्टम को भी रहेगी बट ठीक है, सिस्टम से कुछ हीट रिलीज हो गई, कहाँ पहुंच गई, सराउंडिंग को पहुंच गई। अब क्या होगा, अब हमने वापस इसके पाथ को रिवर्स किया, जैसे इसके पाथ को रिवर्स किया, अभी भी क्या होगा, होना, अगर ये रिवर्सिबल होती तो क्या होना चाहिए था, सराउंडिंग से कहां जाती, सिस्टम में, लेकिन नहीं। आप बताओ, फ्रिक्शन फिर से होगा, और फिर से अगर फ्रिक्शन होगा तो अब किसको निकलेगी, फिर से जाएगी किसको, सराउंडिंग को, फिर से किसको जाएगी, सराउंडिंग को। मतलब दोनों ही केस में जो हीट है वो किसको जा रही है, सराउंडिंग को। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग में इफेक्ट है, अगर इफेक्ट है तो वो प्रोसेस हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आई होप सभी को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसी बात को मैं आपको लिख के भी समझा देता हूँ, मतलब स्क्रीन पर जो हमारा लिखा हुआ है उससे भी समझा देता हूँ, राइट। तो यही चीज अब हम देख रहे हैं यहां पर, देखिए क्या बोल रहे हैं कि ड्यू टू फ्रिक्शन हीट रिजेक्टेड इन द सराउंडिंग और हीट सप्लाइड टू द सराउंडिंग बाय द सिस्टम इन बोथ द प्रोसेसेस 1 to 2 and 2 to 1 ड्यू टू फ्रिक्शन देयर इज नो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, देयर इज नो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। तो ड्यू टू फ्रिक्शन देयरफॉर फ्रिक्शन कॉज, कोर्स नहीं है it's a friction cause irreversible process। तो फ्रिक्शन हमारा एक कारण है प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाने के लिए। आप अपने नोट्स में इसको जरूर मेंशन करिएगा, यानी आपको ये पता रहे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसे हो रही है। मैं फिर से समझा रहा हूं, 1 से 2 ब्लॉक गया तो भी हीट कहां गई, सराउंडिंग को, 2 से 1 पे आया तो भी हीट कहां गई, सराउंडिंग को। किसके कारण ऐसा हुआ, फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन इज द वन ऑफ द रीजन ड्यू टू विच, और फ्रिक्शन इज अ cause or the reason, one of the reason which makes process irreversible।
तो फ्रिक्शन एक कारण है जो कि प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अभी तक हमने जो जो पढ़ा है मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स लिखिए कि सर ये चीज़ आप करिए, ये चीज़ आप करिए, तो हम बिल्कुल करेंगे और आपको अलग अलग चीज़ें भी करके देने वाले हैं, राइट। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ें हम अवेलेबल आपके लिए कराने वाले हैं। अब देखिए इधर पर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट? क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, स्टैटिक वाटर अपने आप में बता रहा है यार बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्लो है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, स्लो प्रोसेस है, राइट, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और स्टैटिक का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि क्वासी मतलब छोटा, मतलब स्लो, तो स्लो प्रोसेस है अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन अ वेरी स्मॉल मैनर, अ स्मॉल डिफरेंसेस इन फोर्सेस। देखो बहुत बढ़िया बात बोली है, डिफरेंसेस इन फोर्सेस। तो इसका मतलब क्या है कि अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन अ वेरी स्लो मैनर, वेरी स्लो मैनर, बहुत स्लो मैनर में जो प्रोसेस होती हैं वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और जो स्मॉल डिफरेंसेस इन फोर्सेस, तो बहुत छोटा डिफरेंसेस होता है फोर्सेस में, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि अ प्रोसेस विच इज लोकस ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, पॉइंट्स, राइट। मैं यहां सही कर देता हूं, POINT, पॉइंट। तो अ प्रोसेस विच इज लोकस ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, तो सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के जो लोकस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का मतलब क्या है यार, हर एक पॉइंट पर लगभग, देखो जैसे कि मैं अगर बोलूं, वैसे ये बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी आपको समझाने के लिए अपन सोच लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि मैं इसको ऐसे घिस रहा हूँ तो यार हीट मिल रही है मेरे को। अब मैं ऐसे घिस रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, पर आप बताइए क्या मुझे किसी भी पॉइंट पर ऐसा फील होगा क्या कि यार कुछ हीट रिलीज हुई है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब बहुत स्लो मैनर में हम कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट एक इक्विलिब्रियम की स्टेट बना रहा है, हर एक पॉइंट क्या बना रहा है, एक इक्विलिब्रियम की स्टेट बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि द प्रोसेस विच इज अ लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स इज नोन एज व्हाट, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रिक्शन लेस है, अगर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फ्रिक्शन लेस है, ये ध्यान रखिएगा, इफ द फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज देयर देन इट इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, अगर फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो हम बोलेंगे कि वो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वो हमारी कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। आई होप यहां तक सभी लोगों को सब चीजें समझ में आई होंगी। अब हमारी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें गिब्स फेस रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में हम लोग बात करेंगे, साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं, और जीरोथ लॉ हमारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जीरोथ लॉ और थर्मामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, बहुत काम की चीज है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगी और मजा आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आग की तरफ फैला दो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट और ज़्यादा आएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपको डिलीवर करूँगा। आई होप आप लोग सभी लोग, और हम लोग लाइव भी आना फिर चालू कर देंगे, तो उससे आप लोगों के बहुत बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि लाइव सेशंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। क्योंकि हमारे लिए इसलिए कि भाई हमारे को पता चल जाता है कि हमारी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है। तो इसी कारण से आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को और वीडियोस को, और जो भी होता है आपको लगता है कि हाँ हमसे कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। हम लोग उसको बहुत ध्यान से, हमारी टीम उस पर काम करेगी और हम लोग उसको बहुत जल्दी सुधारेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।